काली पहाड़ियों की तलहटी में बसे सोहनपुर गांव का जमींदार प्रताप सिंह अपने घर में बैठा सोच रहा था। श्यामू के घर उसकी बेटी की सगाई वाले आए हुए हैं। यही सही समय है उसके यहाँ चलकर बखेड़ा खड़ा करने का। तभी मैं उसके घर, खेत खलियान और उसकी बेटी के दान दहेज पर कब्जा कर सकता हूँ। वो उसी समय अपने मुनीम और लठेत के साथ श्यामू के घर की ओर चल पड़ा। जब लोगों ने जमींदार को श्यामू के घर की ओर जाते देखा, अरे ये जालिम जमींदार श्यामू के घर की ओर क्यों जा रहा है? लेकिन उसका वहाँ जाना बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। अरे ओ श्यामू, जरा घर के बाहर आओ। फिर श्यामू और बाकी सभी मेहमान बाहर आ गए। धन्यवाद जमींदार साहब, जो इस मौके पर आप यहाँ पधारे हैं। श्यामू, तुम अपनी बेटी की सगाई इतनी धूमधाम से कर रहे हो, क्या कभी तुमने ये भी सोचा है कि विवाह पर ही सारा सब कुछ खर्च करने के बाद मुझसे उधार लिया धन कैसे वापस कर पाओगे? ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? मैंने आपसे कब धन उधार लिया था? अच्छा, काम निकल जाने के बाद गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। तुमने आज से 2 साल पहले 100 सोने की मुद्रा उधार नहीं ली थी क्या? जमींदार साहब, क्यों आप इतने लोगों के सामने मेरी पगड़ी उछाल रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? श्यामू, इन घड़ियाली आंसुओं को मत बहाओ। मैं भी सब लोगों के सामने तुम्हारी सच्चाई लाता हूँ। मुनीम जी, जरा श्यामू का हिसाब किताब वाला पन्ना तो निकाल कर लोगों को दिखाओ। अभी दिखाता हूँ जमींदार साहब। मुनीम ने तुरंत बही खाता खोलकर जमींदार को दिया। जमींदार प्रताप सिंह ने उस बही खाते को समीप खड़े एक युवक को देते हुए कहा, भाई जरा पढ़ना, इस पन्ने पर क्या लिखा है? वो युवक जो कि लड़के वाले के साथ आया था, उस पन्ने पर लिखी बात पढ़ने लगा। मैं श्यामू, निवासी सोहनपुर गांव का, पूरे होश और हवास में इस बात को लिखवा रहा हूँ। मैं जमींदार साहब से 100 सोने की मोहरें उधार ले रहा हूँ। 6 माह के अंदर अंदर मैं जमींदार साहब को ये मोहरें ब्याज सहित वापस लौटा दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो 6 माह पश्चात मेरे खेत खलियान, घर सब कुछ जमींदार प्रताप सिंह के होंगे। नहीं, ये झूठ है। मैंने कभी खुद जमींदार साहब से उधार नहीं लिया। श्यामू, इस पन्ने पर लिखी बात के नीचे लगे तुम्हारे अंगूठे का निशान भी झूठा है। अरे कुछ तो जमींदार साहब, भगवान से डरो। इस बात का क्या प्रमाण है कि इस पन्ने पर लगे अंगूठे का निशान मेरे ही अंगूठे का है? अभी इस बात का भी फैसला हो जाएगा। तुम अभी इस अंगूठे के निशान के पास अपने अंगूठे का निशान लगाओ। फिर श्यामू ने उस पन्ने पर अपने अंगूठे का निशान लगाया। फिर जमींदार ने वो पन्ना लोगों को दिखाया और बोला, अब आप लोग ही फैसला कीजिए कि बही खाते के इस पन्ने पर लगे दोनों अंगूठे के निशान श्यामू के हैं या नहीं। लोगों ने जब उन निशानों को ध्यान से देखा तो कहने लगे, अरे ये दोनों निशान तो श्यामू के अंगूठे के ही हैं। वहाँ खड़े लोग सोचने लगे, श्यामू तो अब जमींदार के फंदे में फंस गया है। अब ये जमींदार के फंदे से नहीं बच पाएगा। श्यामू को इस तरह देख जमींदार मन ही मन बहुत खुश हुआ। श्यामू तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि बही खाते पर मैंने उसके अंगूठे का निशान होली वाले दिन उस समय लिया था जब वो भांग के नशे में चूर होकर नाच रहा था। तभी श्यामू को ऐसी घबराहट हुई कि वो चक्कर खाकर नीचे गिर गया। जब वहाँ मौजूद लोगों ने उसकी जांच की तो कहने लगे, अरे इनकी तो सांस नहीं चल रही, लगता है श्यामू काका मर गए। क्षण भर पहले जहाँ खुशी का माहौल छाया हुआ था, अब वहाँ उदासी छा गई। ये सब देखकर लड़के का पिता कहने लगा, बेटा चल यहाँ से, श्यामू जैसे झूठे आदमी की बेटी से मुझे तेरी सगाई नहीं करनी है। सगाई करने आए लोग उसी समय बिना सगाई करे वापस लौट गए। फिर ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। फिर एक दिन रमेश नाम का एक युवक सोहनपुर में काम ढूंढने के लिए आया, लेकिन उसे सोनपुर गांव में कहीं भी काम नहीं मिला। तभी उसने सोनपुर गांव के लोगों से वहां के जमींदार के बारे में भी सुना। रमेश को काम ना मिलने पर वो वापस अपने गांव रतनगढ़ की ओर निकल गया। चलते चलते वो काफी थक गया था, तो वो एक नदी के किनारे बैठ गया। बेचारी चंदा ने किसी का क्या बिगाड़ा था, उसकी तो पूरी दुनिया ही लुट गई।
अब उस लड़की का क्या होगा? कौन करेगा उस अभागिन से शादी? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी नदी किनारे एक लड़की आई और वहाँ खड़े होकर रोने लगी। उसे देखकर रमेश उस लड़की के पास गया और बोला, कौन हो तुम और यहाँ आकर क्यों रो रही हो? मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा, इसलिए अब मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी। अगर आप चाहो तो मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो। क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। जिस लड़की का भाग्य इतना बुरा हो, जिस बेटी के बाप की भरी बिरादरी में पगड़ी उछाली जाए, वो जान ना दे तो और क्या करे। ओह, तो तुम श्यामू काका की बेटी चंदा हो? हाँ, मैं ही वो अभागिन हूँ। बापू मर गए घर में और कोई नहीं है, अब मैं किसके सहारे जीऊं? ऐसा ना कहो चंदा, मैं तो हूँ। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं आज से तुम्हारा पति हूँ। मैं करूँगा तुमसे विवाह। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। क्या सच में? लेकिन आपके परिवार वाले मुझे स्वीकार करेंगे? चंदा, तुम उस बात की चिंता मत करो। मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो तुम्हें जरूर स्वीकार करेगी। फिर चंदा उसके साथ उसके घर चल पड़ी। दूसरी ओर जमींदार गांव वालों से कहने लगा, गांव वालों, क्योंकि श्यामू ने मुझसे 100 सोने की मुद्रा उधार ली थी और उसने 6 माह के भीतर मेरा कर्ज नहीं चुकाया और अब उसकी बेटी भी पता नहीं कहाँ चली गई, तो ये सारी जमीन जायदाद आज से मेरी होती है। ये कैसा जमींदार है? इसने पहले श्यामू काका पर झूठा इल्जाम लगाकर उनकी हत्या कर दी, फिर भी इसका मन नहीं भरा तो उसकी बची कुची संपत्ति को भी अपने नाम करवाना चाहता है। ऐसे लोगों को तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। सभा खत्म होने के पश्चात प्रताप सिंह ने श्यामू के घर, खेत इत्यादि पर कब्जा कर लिया। उधर चंदा को साथ ले रमेश जब अपने घर पहुंचा, रमेश, ये कौन है तेरे साथ? माँ, ये तुम्हारी होने वाली बहू है। मेरी बहू? हाँ माँ, बड़ी ही विचित्र परिस्थितियों में मुझे चंदा के साथ विवाह करना पड़ेगा। फिर रमेश ने विस्तार पूर्वक माँ को सारी बात बताई। रमेश की ये सभी बातें सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई। शाबाश बेटा, एक बेसहारा लड़की को इस प्रकार सहारा देकर तूने बड़ा ही नेक काम किया है। मैं कल ही मंदिर में तुम दोनों को ले जाकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। फिर अगले ही दिन रमेश की माँ ने उन दोनों की मंदिर में शादी करवा दी। फिर उसी दिन रात होने पर, चंदा, हमारे यहाँ रस्म है कि दुल्हन को मुंह दिखाई दी जाती है। बताओ, मुंह दिखाई में तुम्हें क्या चाहिए? स्वामी, मेरी मुँह दिखाई जरा मुश्किल किस्म की होगी, आप पूरा कर पाओगे उसे? बताओ तो सही चंदा, मुंह दिखाई में आखिर तुम्हें ऐसा क्या चाहिए? तो सुनिए, यदि आप मुझे मुँह दिखाई में कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी एक इच्छा है, उसे पूरी कर दीजिए। जिस जालिम जमींदार प्रताप सिंह ने मेरे पिता पर जुल्म करके मुझे अनाथ कर दिया है, क्या आप उसे सबक सिखा सकते हैं? यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो मैं समझूंगी कि मुझे मुँह दिखाई मिल गई। चंदा की बात सुनकर रमेश सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला, चंदा, मुझे जमींदार प्रताप सिंह के विषय में कुछ जानकारियाँ दो। स्वामी जमींदार प्रताप सिंह बहुत ही कंजूस और क्रूर है। उसके इन्हीं दुर्गुणों की वजह से कोई भी अपनी बेटी उसके साथ ब्याहने को तैयार नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उसका विवाह नहीं हुआ। उसने लोगों पर जुल्म कर करके अपनी हवेली में धन संपदा इकट्ठी की हुई है। उस धन संपदा की रक्षा के लिए वो हवेली को छोड़कर गांव से कहीं भी बाहर नहीं जाता। उस धन संपदा पर वो नाग बनकर 24 घंटे पहरा देता है। जमींदार के विषय में सब जानकारियां पाकर रमेश एक बार फिर से सोच में डूब गया। थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई और बोला, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जमींदार प्रताप सिंह को अच्छी तरह से सबक सिखाकर ही रहूंगा। फिर अगले दिन रमेश अपनी माँ के पास जाता है। माँ, घर में कुछ सोने की मोहरें हो तो दे दो। उनका तुम क्या करोगे बेटा? माँ, मैं उनके द्वारा जमींदार प्रताप सिंह को सबक सिखाऊंगा। बेटा, तू उस क्रूर और जालिम जमींदार से टकराने की सोच रहा है? माँ, आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है क्या? विश्वास क्यों नहीं है बेटा? मैं जानती हूँ कि तू बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर है। फिर जल्दी से वैसा ही कर माँ, जैसा मैं कह रहा हूँ। माँ ने उसे सोने की मोहरों की थैली ला दी। फिर रमेश गांव के एक धोबी के यहाँ गया। अरे सोहन भाई,
आज के लिए तुम्हारा गधा दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 रुपए दे देता हूँ। फिर रमेश धोबी को 100 रुपए देकर और उसका गधा लेकर वहां से चला गया। रास्ते में रुककर रमेश ने बोर में मिट्टी डालकर उनके ऊपर सोने की मोहरें बिछा दी और गधे को लेकर चंदा के गांव की ओर निकल गया। थोड़ी देर चलने के बाद वो जमींदार प्रताप सिंह के घर के बाहर पहुंच गया। जमींदार प्रताप सिंह का घर क्या यही है? हाँ भाई, यही है। बताओ क्या काम है तुम्हें? मुझे किसी आवश्यक कार्य से उनसे मिलना है। तुम्हें जमींदार साहब से क्या काम है, मुझे बताओ। मैं वो काम तुम्हें तो नहीं बता सकता, पर जमींदार साहब से तुम ये कह देना कि आपका कोई शुभचिंतक आपको कुछ भेंट देने के लिए आया है। अच्छा तो रुको, मैं अभी मालिक से पूछ कर आता हूँ। फिर नौकर जमींदार साहब के पास गया और उन्हें सारी बात बता दी। ठीक है, तुम जल्दी से उसे अंदर भेजो। तुम अंदर जाओ, तुम्हें मालिक बुला रहे हैं। फिर रमेश अंदर गया। नमस्कार जमींदार साहब, आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन आपने वर्षों पहले जब मैं छोटा था तब आपने मेरे पिताजी को पैसे उधार देकर उनकी सहायता की थी और आपके द्वारा की गई मदद से उन्होंने उस समय अपनी बेटी यानी मेरी बहन की शादी की थी। आज मैं आपके उस एहसान का उपकार का बदला चुकाने के लिए आपके पास आया हूँ। अपनी प्रशंसा सुनकर जमींदार बहुत ही खुश हुआ। अरे भाई, गरीबों की सहायता करना तो हमारा कर्तव्य है, परंतु तुम उस उधार के बदले में मुझे क्या दे सकते हो? जमींदार साहब जी, गांव से बाहर पहाड़ियों के बीच स्थित जो गुफा है वहाँ पर एक सिद्ध योगी आए हुए हैं। मैं पिछले 6 महीने से उन्हीं की सेवा कर रहा था। असल बात यह है कि उन सिद्ध योगी के पास एक पारस पत्थर है जिससे वो किसी भी लोहे की धातु को सोने में बदल देते हैं। मेरी सेवा से खुश होकर उन्होंने मेरे कई लोहे के सिक्के को अपने पारस पत्थर से छूकर सोने की अशर्फियाँ बना दिया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप बाहर मेरी अशर्फियों से भरे हुए बोरों को देख सकते हैं। जब जमींदार ने रमेश के द्वारा लाए गए बोरों में सोने की अशर्फियां देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे रमेश की बात पर पूरा विश्वास हो गया। जमींदार जी, आप भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप उस गुफा में जाइए, मुझे पक्का यकीन है कि वो सिद्ध योगी आपसे खुश होकर आपको भी मालामाल कर देंगे। लेकिन बस इतना ख्याल रखिएगा कि आप अकेले ही उनके पास जाइए। अगर आप अपने नौकरों को लेकर गए तो शायद सिद्ध योगी आपसे क्रोधित हो जाए और आपको मालामाल करने की बजाय आपको भस्म कर दे। उसकी चिंता मत करो, मैं उस सिद्ध योगी के पास बिल्कुल अकेला ही आऊँगा। सचमुच तुम एक बड़े ही भले इंसान हो जो सालों पहले मेरे द्वारा की गए उपकार का बदला चुकाने आए हो। मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूँगा। एक बात आपको और बता दूं जमींदार साहब, आप वहाँ पश्चिम दिशा के रेतीले ढलान वाले मार्ग से ही जाएं। उधर से गुफा तक जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सिद्ध योगी इस बात से बहुत प्रसन्न होंगे। वे समझेंगे कि आप उनके परम भक्त हैं और कठिनाइयों से नहीं डरते हैं। अरे भाई, तुम तो मेरे परम पिताजी की तरह निकले, वरना ऐसी बात कौन किसको बताता है। अच्छा जमींदार जी, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर रमेश बाहर आ गया और सोचने लगा। अब मुझे जमींदार से पहले ही पहाड़ी के बीच स्थित गुफा में जाकर अपनी योजना का अगला चरण पूरा करना है। फिर रमेश जल्दी से अपने गधे को पहाड़ियों की ओर ले गया। दूसरी ओर जमींदार सोचने लगा। मैं सिद्ध योगी के पास जाता हूँ और उनसे पारस पत्थर ही छीन लाता हूँ। अगर मैं ऐसा करने में सफल रहा तो मेरी सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी और मुझे सोने की अशर्फियों की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर वो सिद्ध योगी के पास जाने के लिए घर से बाहर निकला। देखो, तुम लोग घर का अच्छे से ध्यान रखना, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य से कहीं जा रहा हूँ। इधर छोटे रास्ते को तय कर रमेश पहाड़ियों की तलहटी में पहुंच चुका था और साधु का वेश धारण कर लिया था और गुफा में बैठ गया था।
उधर जमींदार प्रताप सिंह पहाड़ी तक आ पहुंचा और पश्चिम दिशा की ओर से पहाड़ी पर चढ़ने लगा। वो रास्ता काफी कठिन और लंबा था। जमींदार मुश्किल भरे रास्ते का सामना करता हुआ उस ढलान भरे रास्ते को तय कर गुफा में पहुंचा और सोचने लगा, मेरी दुर्दशा देखकर पक्का सिद्ध योगी मुझसे खुश हो जाएंगे और मुझे वो भेंट स्वरूप पारस पत्थर जरूर दे देंगे। आ गए प्रताप सिंह जमींदार। सिद्ध योगी के मुंह से अपना नाम सुनकर जमींदार बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, ओह सिद्ध योगी तुम मेरा नाम भी जानते हैं। सिद्ध योगी जी, मैं आपके पास कुछ इच्छा लेकर आया हूँ, मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। प्रताप सिंह तुम मेरे साथ बाहर चलो। जमींदार और साधु दोनों गुफा के बाहर आ गए। जमींदार तुम्हें पता है इस पहाड़ी के नीचे जो नदी बहती है उस नदी में पारस पत्थर है, वो पत्थर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जमींदार एक बात का अवश्य ध्यान रखना, तुम उस पारस पत्थर से लोगों की मदद अवश्य करना, अकेले ही इस पत्थर पर अपना हक मत जमाना। गुरुजी आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कुएं, अस्पताल, भोजन आदि की व्यवस्था करूँगा। फिर योगी बने रमेश ने जमींदार को नीचे की ओर कुछ दिखाते हुए इशारा किया और जमींदार ने जैसे ही नीचे की ओर देखा तो रमेश ने जमींदार को धक्का दे दिया। जा अपने किए पापों का परिणाम भुगत प्रताप सिंह जमींदार। नीचे गिरते ही जमींदार के प्राण पखेरे उड़ गए। फिर रमेश ने झटपट योगी का बेश उतारा और सोहनपुर गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने सारे गांव वालों को एक स्थान पर जमा किया। भाइयों क्या तुम मुझे किसी राक्षस का नाम बता सकते हो? हमारे गांव में तो एक ही राक्षस है, उसका नाम जमींदार प्रताप सिंह है। उस राक्षस ने बहुत से निर्दोष लोगों को अपने जाल में फंसाकर मौत की घाट उतारा है। आप सभी गांव वालों को ये सुनकर बहुत ही खुशी होगी कि आज वो प्रताप सिंह नाम का राक्षस मौत के घाट स्वयं उतर चुका है। क्या जमींदार प्रताप सिंह मर गया? हाँ भाइयों, काली पहाड़ी के नीचे वो मरा पड़ा है और शायद अब तक तो उसे मगरमच्छ भी खा गए होंगे। लेकिन वो राक्षस वहाँ पहुँचा कैसे? उसके नौकरों ने उसको मरने कैसे दिया? ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे वहाँ मरे पड़े देखा है, तो मैंने सोचा कि आप सबको खबर दे देता हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जमींदार के नौकर अभी भी जीवित है। हम सब लोगों को मिलकर उन्हें भी यमलोक पहुँचाना है। संगठन में बहुत शक्ति होती है। यदि हम सब मिलकर एक साथ नौकर पे हमला बोल दें तो वे शीघ्र ही हमारे काबू में आ जाएंगे। तुम ठीक कहते हो भाई, आज जमींदार का नाम ही पूरा साफ कर देते हैं। फिर गांव वाले जमींदार के घर की ओर चल पड़े। जब वे जमींदार के घर के बाहर पहुंचे तो उसके नौकरों पर सभी गांव वालों ने मिलकर हमला कर दिया और उन्हें मार दिया। गांव वालों, इसके घर के अंदर जितना भी धन पड़ा है और जिसकी जमीन के कागज पड़े हैं वे सब अपना अपना धन और अपनी अपनी जमीन के कागज ले लेना। तुम तो हमारे लिए देवदूत बनकर उतरे हो। जो समस्या हम पूरे गांव वाले मिलकर इतनी समय से हल नहीं कर पाए, तुमने उसे एक ही दिन में हल कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अरे ऐसा ना कहो, मैं भी तुम जैसा ही हूँ, मुझे देवदूत ना बनाओ। फिर रमेश गांव वालों से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। चंदा, मैंने मेरा वादा पूरा किया। अब प्रताप सिंह जमींदार इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई है। चंदा को ये सब सुनकर बहुत खुशी हुई। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सच में आप जैसा इस दुनिया में कोई भी पति नहीं है। आपने अपनी पत्नी का बदला ले ही लिया और मुंह दिखाई का तोहफा दे दिया। उपकार कैसा, ये तो मेरा धर्म था।